नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। आइए देखते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरें। इन दिनों सर्दियों की हो गई है शुरुआत। कुछ राज्यों में कोहरे का भी दिखने लगा है सितम। मौसम विभाग ने बिहार में अगले कई दिनों तक घने कोहरे की कही है बात। मौसम विभाग ने शुक्रवार को येलो अलर्ट जारी करते हुए कहा कि गुरुवार को बिहार के कुछ हिस्सों में देखने को मिली थी बारिश की गतिविधियां, जिसकी वजह से बिहार के 33 जिलों में देखने को मिलेगा 10 दिसंबर यानी रविवार तक घना कोहरा। उत्तराखंड में पड़नी शुरू हो गई है अब कड़ाके की ठंड। धीरे धीरे बढ़ती जा रही है गलन। आने वाले दिनों में माइनस में पहुंच जाएगा पहाड़ों का तापमान। इस बढ़ती ठंड के बीच अभी थोड़े दिन लोगों को बारिश से मिलेगी राहत। मौसम विभाग की यदि माने तो अभी फिलहाल नहीं है बारिश के आसार। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ के चलते जल्द ही बदलेगा मौसम का मिजाज। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत में पड़ने लगी है ठंड। तापमान में लगातार दर्ज की जा रही है गिरावट। इसी बीच मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी उत्तर भारत में अगले 3 दिनों के भीतर 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा न्यूनतम तापमान। यानी उत्तर भारत समेत कई क्षेत्रों में अगले 3 दिनों तक पड़ सकती है कड़ाके की ठंड। सोते समय यदि आप भी लेते हैं खर्राटे तो हो जाइए सचेत, ये हो सकते हैं किसी बीमारी के लक्षण। उत्तर प्रदेश एसोसिएशन ऑफ ईएनटी सर्जन्स के 40वें वार्षिक अधिवेशन में चिकित्सकों में हुई इस विषय पर विस्तार से चर्चा। दूसरे राज्यों से आए 300 से अधिक विशेषज्ञों ने किया नाक, कान और गले से जुड़ी तमाम बीमारियों पर मंथन। विशेषज्ञों के अनुसार खर्राटा कोई भी ले रहा हो, बच्चे हो या बड़े, ये नहीं है साधारण बात, इसकी जांच भी है जरूरी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री अजित पवार को पत्र लिखकर नवाब मलिक से कहा कि जब तक आरोप झूठे साबित न हो तब तक उन्हें महागठबंधन सरकार में न किया जाए शामिल। फडणवीस के इस पत्र पर राष्ट्रवादी शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने दी कड़ी प्रतिक्रिया। कहा, बिना पत्र लिखे भी अजित पवार को फोन करके बता सकते थे देवेंद्र फडणवीस, ये सब कुछ है एक साजिश। घूस लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में तृणमूल कांग्रेस पार्टी की सांसद महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता रद्द किए जाने पर पूरे विपक्ष ने दिया उनका साथ। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस घटनाक्रम को करार दिया लोकतंत्र की हत्या, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के नेताओं ने इसे बताया प्राकृतिक न्याय के खिलाफ उठाया गया कदम। तृणमूल कांग्रेस पार्टी की नेता महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता छीन जाने के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने केंद्र की सत्ताधारी पार्टी पर साधा निशाना। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सत्ताधारी दल विपक्ष के लोगों की सदस्यता लेने के लिए किसी भी सलाहकार को रख ले, जिससे मंत्रीगण व सत्ता पक्ष के सांसदों और विधायकों का समय षड्यंत्रकारी गतिविधियों में न लगाकर लोकहित के कार्यों में लग सके। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में नए मुख्यमंत्री के चेहरों पर सस्पेंस अब भी बरकरार। भारतीय जनता पार्टी ने तीनों राज्यों के लिए की पर्यवेक्षकों की नियुक्ति, जो यहां के विधायकों की राय लेने के बाद लगाएंगे नए मुख्यमंत्री के नाम पर अपनी मुहर। मुख्यमंत्री पद की रेस में नए नामों की एंट्री की सुगबुगाहट दिल्ली से भोपाल, जयपुर, रायपुर तक हो चुकी है शुरू। अब बस इंतजार है रविवार और सोमवार का। राजस्थान के तिजारा से भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक बाबा बालकनाथ ने मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री पद के लिए अपने नाम की चर्चाओं के बीच जारी किया एक बयान। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए की इन अटकलों पर विराम लगाने की कोशिश। कहा, पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनता जनार्दन ने पहली बार सांसद और विधायक बनाकर दिया है राष्ट्र सेवा का उन्हें मौका। चुनाव परिणाम आने के बाद से मीडिया और सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं को करें नजरअंदाज। मुझे अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्राप्त करना है बड़ा अनुभव। कौन बनेगा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, 11 दिसंबर को उठ जाएगा इस सवाल से पर्दा। भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए की 3 पर्यवेक्षकों के नामों की घोषणा। 11 दिसंबर को विधायक दल की बैठक लेकर सीएम के नाम का ऐलान करेंगे ये पर्यवेक्षक। हालांकि ये बैठक होगी सिर्फ औपचारिक, नाम तो तय होना है सीधे दिल्ली से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को शनिवार को उनके 77वें जन्मदिन पर दी बधाई। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, सोनिया गांधी को उनके जन्मदिन पर ढेरों शुभकामनाएं। सरकार ने देश में आम आदमी को सस्ता और सुलभ न्याय प्रदान करने के लिए शुरू किए हैं कई तरह के पहल और कार्यक्रम। कानून और न्याय मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण एक ऐसी ही पहल है। इसका उद्देश्य है यह सुनिश्चित करना कि आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण किसी नागरिक को न्याय हासिल करने के अवसरों से नहीं किया जाए वंचित। इलाहाबाद की हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने शुक्रवार को पारित अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट कर दिया है कि पति पत्नी दोनों के सरकारी नौकरी में होने की स्थिति में किया जा सकता है उनकी एक ही स्थान पर तैनाती पर विचार, लेकिन ये नहीं है कोई अपरिहार्य अधिकार। न्यायालय ने कहा कि पति पत्नी के एक स्थान पर तैनाती तभी संभव है जब इससे प्रशासनिक आवश्यकताओं को नहीं पहुंच रही हो कोई हानि। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में दिसंबर का दूसरा सप्ताह शुरू होते ही चारों तरफ फैल गई है कोहरे की चादर। अब अगले 3 दिन तक बने रहेंगे ऐसे ही हालात। मौसम वैज्ञानिकों की यदि माने तो 11 दिसंबर तक छाया रहेगा मध्यम और घना कोहरा। शनिवार को न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है 14.6 डिग्री सेल्सियस, जो गुरुवार की तुलना में रहा 3 डिग्री सेल्सियस कम।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए की आज देश भर में चल रही है छापेमारी। महाराष्ट्र और कर्नाटक में 40 से ज्यादा ठिकानों पर एनआईए चला रही है सर्च ऑपरेशन। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आईएसआईएस आतंकियों से कनेक्शन के शक में की जा रही है छापेमारी। महाराष्ट्र के ठाणे, पुणे और मीरा भाईंदर में पहुंची एनआईए की कई टीमें। एनआईए ने छापेमारी के दौरान आतंकियों के अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन और विदेशी आधारित आईएसआईएस हैंडलर्स की भागीदारी के साथ एक बड़ी साजिश का किया पर्दाफाश। 13 से ज्यादा लोग गिरफ्तार। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में हैरान कर देने वाला मामला, शराब पीने के लिए पैसे नहीं देने पर कथित तौर पर एक शख्स ने की अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या। रेलवे पुलिस के अनुसार गोरेगांव पूर्व में अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद फरार होने की कोशिश करने वाले 42 वर्षीय आरोपी को मलाड मालवनी इलाके से किया गया गिरफ्तार। आर्थिक राजधानी मुंबई से सटे नवी मुंबई के सानपाड़ा इलाके में शुक्रवार तड़के सनसनीखेज हत्याकांड। एक चौकीदार ने माचिस की तीली देने से मना किया तो युवक ने कथित तौर पर कर दी चौकीदार की हत्या। प्रसाद भानु सिंह खड़का के रूप में हुई है मृतक की पहचान, जबकि आरोपी का नाम है आदिल अजमली शेख। इसके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने उसे किया गिरफ्तार। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू और उनके सहयोगियों के ठिकाने पर आयकर विभाग की छापेमारी लगातार चौथे दिन भी जारी। लगातार सुर्खियों में है आईटी रेड में मिली बेहिसाब नकदी का मामला। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई के प्रमुख बाबूलाल मरांडी ने की धीरज साहू की गिरफ्तारी की मांग। वाणिज्यिक वाहन बनाने वाली दुनिया की चौथी सबसे बड़ी कंपनी अशोक लीलैंड ने प्लांट के लिए लखनऊ को कर दिया है फाइनल। अब लखनऊ कानपुर रोड स्थित स्कूटर इंडिया की जमीन पर प्रदेश का लगेगा पहला इलेक्ट्रिक बस निर्माण संयंत्र। इस पर निवेश होंगे करीब 1500 करोड़ रुपए। अकेले एक संयंत्र से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सृजन होगा करीब 10,000 रोजगार। सरकार से अनुमति मिलने के करीब महीने भर बाद अस्पतालों तक पहुंच गई है ब्लड कैंसर को खत्म करने वाली चिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी। देश के 15 अस्पतालों में इस थेरेपी को किया गया है शुरू, जहां अगले 1 साल के भीतर 1000 मरीजों को ब्लड कैंसर से मुक्ति दिलाने का रखा गया है लक्ष्य। उत्तर भारत में इस तकनीक के लिए मैक्स हेल्थ केयर ने किया है करार। यहां थेरेपी लेने के लिए 2 मरीजों ने भी कराया है अपना पंजीकरण। जानकारी के अनुसार साल 2018 में आईआईटी बॉम्बे के शोधकर्ताओं ने लिम्फोमा, ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर पर शुरू किया अपना अध्ययन और 2021 में सीएआर टी सेल थेरेपी को लेकर आए क्लिनिकल ट्रायल तक। मुंबई स्थित टाटा कैंसर अस्पताल समेत देश के कई चिकित्सा संस्थानों में क्लिनिकल परीक्षण में यह थेरेपी न सिर्फ सुरक्षित है बल्कि 80% से ज्यादा मिली है असरदार। कैंसर मरीज के इम्यून सेल्स पर आधारित है यह तकनीक। इजराइल और हमास के बीच 2 महीने से जारी युद्ध में तत्काल मानवीय युद्ध विराम का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हो गया है खारिज। अमेरिका ने शुक्रवार को यूएनएससी के इस प्रस्ताव के खिलाफ अपने वीटो पावर का कर दिया इस्तेमाल। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 13 अन्य सदस्यों ने गाजा में तत्काल मानवीय युद्ध विराम के लिए संयुक्त अरब अमीरात द्वारा पेश प्रस्ताव के पक्ष में किया मतदान, जबकि अनुपस्थित रहा ब्रिटेन। इजरायली सेना ने कहा है कि उन्होंने हिजबुल्लाह की एक चौकी पर बमबारी कर उसे कर दिया है तबाह। इजरायली सेना का दावा है कि हाल ही में लेबनान की सीमा से इजराइल पर किया गया था हमला। अब आईडीएफ यानी इजराइल डिफेंस फोर्स ने उस जगह की पहचान की जहां से एंटी टैंक मिसाइल से हमला कर उसे कर दिया गया था तबाह। इस हमले में मारे गए थे हिजबुल्लाह के कई लोग जो उस चौकी पर थे तैनात। गाजा में इजरायली सेना ने एक मध्य युगीन ओमारी मस्जिद पर हमला कर उसका एक बड़ा हिस्सा कर दिया है तबाह। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक 5वीं शताब्दी में हुई थी इस ओमारी मस्जिद की स्थापना। तब ये संभवतः ईसाइयों का हुआ करता था धार्मिक स्थल। इस मस्जिद पर हमला करने को लेकर इजरायली सेना की ओर से नहीं आई तत्काल कोई टिप्पणी। इराक के उत्तरी शहर एरबिल के पास एक विश्वविद्यालय के छात्रावास में आग लगने से 14 लोगों की हुई दर्दनाक मौत, जबकि 18 लोग हुए घायल। स्थानीय स्वास्थ्य निदेशालय के प्रमुख ने बताया कि एरबिल के सोरेन शहर में हुई है ये भयावह घटना। कई घंटे की जद्दोजहद के बाद किसी तरह आग पर पाया गया काबू। तो ये थी अब तक की 25 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।